हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फिर मेरा नाम योगिंद्र प्रसाद है। तो रिच डैड पुअर डैड, चलिए आइए। तो इसका पार्ट नंबर 26 है। इसमें बताता है कि हमें बाधाओं को पार करना आना। तो कहता है कि इसमें बताया गया है जहाँ से कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द शायद ये हैं कि टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं। माने हमें असफलताओं से सीखना है, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं, वे अपनी असफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है कि जो असफल हुए उनसे लोग जीतने के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु यह फार्मूला केवल टेक्सास के लोगों का ही फार्मूला नहीं है कि यह सभी जीतने वालों का फार्मूला है। तो जैसा कि बताया कि इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखना का प्रक्रिया का हिस्सा था। ये कहते हैं कि इन्हें याद है कि गिरने के बाद मुझमें गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। इनका दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ। और इन्होंने यह भी कहा कि ये कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिले जिनकी बॉल कभी गलत नहीं गई हो। किसी चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज़्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे वे ज़्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है। जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है। हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है। हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में ये हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करते थे। और जापानी अमेरिकी होने के नाते ये भी कह सकते हैं कि कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। ये कहते हैं कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियाँ मना रहे अपने अधीनस्थों से यह कहते हैं कि इन्हें डर है कि इन्होंने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया। पर्ल हार्बर को याद करो एक नारा बन गया और यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थे और इसके कारण भी उसे जीतने की प्रेरणा मिली। कहता है कि इस हार से मतलब हार से हमें जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आया। कहता है कि असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। असफलता से अगर जीतने वाले प्रेरणा लेते हैं और हारने वाले को बर्बाद कर देती हैं। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। और जीतने वालों का महानतम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है। असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। और ये फ्रैंक टारकेटन के शब्दों को एक बार फिर दोहराना चाहते हैं। जीतने का मतलब है हार से न डरना। जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टारकेटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफ़रत करते हैं। वे हारने से नफ़रत करते हैं। इसीलिए वे जानते हैं कि हार केवल उन्हें ज़्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफ़रत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने से डरने
और हारने से नफ़रत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे गंवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कार तो खरीद लेते हैं, परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वह प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है, यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा नकद जमा होता है। यह एक सुरक्षित और समझदारीपूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। यह उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। तो उन्होंने बताया कि मुझे गलत मत समझिए, शायद यह 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयावह है, क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करते हैं, परंतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो का वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाएं, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो वे शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। कहता है थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया। जर्मन पंक्ति के कमज़ोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मैरीजिनॉट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल बास्केट में रख लें। वह न करें जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफ़रत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमज़ोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें। इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा। अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल
परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमज़ोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है, तो उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज़ गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड खरीदें, परंतु याद रखें कि इनमें भी खतरा होता है। हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। कहते हैं कि ये इसलिए कह रहे हैं कि टेक्सास और फ्रैंक टारकेंटन का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को भी जीत में बदल सकती है। अलेमों को याद रखें। कहता है कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है और हमें से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दौड़ रहा था। कहता है कि हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा कि इन्होंने पहले ही कहा था, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। कहता है कि हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है, या हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती है। हमें क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए? क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से ना हों? या हमारे कई ऐसे दोस्त और परिजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला सकते हैं। हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं, वे अक्सर कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या वह कभी सफल हो ही नहीं सकता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मेलवन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। कहता है शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बाहर से आता है, प्राय दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं जब परमाणु युद्ध का खतरा
समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी पूर्वक बाज़ार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वाशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वाले की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। कहता है इसमें कि ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहें, बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा हो न हो, इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। कहता है कि 1992 में इनका रिचर्ड नाम का एक दोस्त इनसे मिलने फिनिक्स आया। वह स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इनके द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। तो फिनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी और इन्होंने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया गया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। कहता है कि इनकी पत्नी और ये रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, ये विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद इन्होंने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपहर को इस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 ही थी। इस तरह के यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फ़ायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। इन्होंने तत्काल उसे फ़ोन करके इसके कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उन्होंने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज़्यादा महंगे में खरीद रहा था। इन्होंने रिचर्ड से पूछा, क्या उसका पड़ोसी निवेशक है? रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर इन्होंने उससे पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी, तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गए और उन्होंने बस यही कहा, वह ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। कहता है फिनिक्स में रियल एस्टेट बाज़ार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1,000 प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में $2,500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में $5,000 चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद है, बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। कहता है रिचर्ड के पीछे हटने से इन्हें ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती है। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आज़ादी का मौका गंवा देते हैं। कहता है दूसरे उदाहरण में ये सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट में अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा रखते हैं। ये अपने पैसे पर 16% प्रतिवर्ष कमाते हैं, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है।
यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफ़ी सुरक्षित फार्मूला है। ठीक है, ओके, थैंक्स। रेस्ट पार्ट बाद।